नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। तो बाजार ने यहां पर कमोबेश फ्राइडे की चाल को ही आगे बढ़ाया है, जहां पर हम लाल निशान में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। अब इस तरह के बाजार में कमाई के कहां मौके बन रहे हैं, अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। वैसे इस शो में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो तरीका एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद दर्शकों की ओर बढ़ेंगे और एक्सपर्ट्स की ओर बढ़ेंगे। सवाल पूछने का तरीका जान लीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर है 9167329108। इस नंबर पर आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर हमें फॉलो करते आए हैं तो खासतौर से यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़िए कमेंट बॉक्स में। सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम बता दीजिएगा, कितने भाव पे खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं। कुछ बुनियादी डिटेल्स ताकि आपको सलाह देना आसान हो जाए। और आपके सवालों के जवाबों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बाजार में दबाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं और जिस तरह से हमें अब अहम लेवल्स के नीचे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़रूरी है देखना कि यहाँ सपोर्ट कहाँ पर है। तेजस, आप ही के पास आऊँगी क्योंकि देखिए यहाँ पर 24,830 के लेवल्स फिलहाल 24,850 एक पहला सपोर्ट जोन बताया जा रहा था, लेकिन अब उसके नीचे जा रहा है। और बैंक निफ्टी फिलहाल काफ़ी सपाट है, लेकिन 50,590 के रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे बिकॉज हफ्ते की देखिए शुरुआत भी है यहाँ पर, और जिस तरह का जॉब डेटा भी आया था फ्राइडे को, कहीं ना कहीं रेट कट के आसार प्रबल तो हो गए हैं। बस बात इतनी है कि 25 या 50। अब हमारे बाजार का दायरा आप कहाँ घूमता हुआ देख रहे हैं तेजस? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक फ्राइडे में एक काफी अच्छा सेल ऑफ देखा था। निफ्टी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 25,000 का था वो भी ब्रीच कर दिया, और जो उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज है 24,890 के करीबन, उसके नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। आज नीचे में 24,753 का लो बना के हल्की सी हम रिलीफ रैली देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है 24,950 के से लेके 25,000 के करीबन, तो ऊपर में फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकता है। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन है अभी 24,700 के करीबन। तो मुझे लग रहा है निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड होगा। नीचे में 24,700 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 25,000 एक अहम रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक 25,000 का लेवल ऊपर में बाजार कुदाता नहीं है, मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी जो इसका मेजर सपोर्ट था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 50,900 का, वो फ्राइडे के सेशन में ब्रीच कर दिया है और लगातार उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट बैठ रहा है बैंक निफ्टी में वो करीबन बैठ रहा है 50,350 के करीबन, और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 50,000 का। और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो 50,700 का भी इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर जो अहम रेजिस्टेंस है वो करीबन है 50,900 से लेके 51,000 के करीबन। चलिए, तो ये है राय इंडेक्स पर आती हुई तेजस जी की तरफ से। बढ़ते आगे, पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं इस वक्त। मनोज जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। अरे वाह मनोज जी, बताइए। प्यारा शहर ग्वालियर, और खास तौर पे अपनी खास पहचान के लिए भी जाना जाता है। इन सब के बीच में हमें बताइए आप की किस तरह से मदद की जाए। सर देखिए, मेरे पास शेयर तो बहुत हैं। अभी एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं की मैंने। ठीक है, चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। आपने जो हमें शेयर भेजा है वो BHEL का भेजा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 80 रुपए के भाव पे आपने खरीदारी की हुई है। बल्कि 63 रुपीज 80 पैसे का है सर मेरे पास। अच्छा, ठीक है। तो इसको मतलब BHEL आपने 63 रुपए पे खरीदा है ना? जी सर, 63 रुपीज 80 पैसे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हम ठीक करेंगे। 80 रुपए नहीं, 63 रुपए 80 पैसे के भाव पे इन्होंने BHEL खरीदा हुआ है। तो सबसे पहले तो बधाई मनोज जी, अच्छे खासे मुनाफे पे आप बैठे हुए हैं। हमें बताइए कि और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? सर मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और अराउंड 95 से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। जी। तो मेरे को टाइम तो मेरे लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट अभी क्या है, मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था, HSBC की कोई रिपोर्ट आई है
जिसमें इसको डाउनग्रेड करके जी इसका जी 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 इसका जो 70 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई 73 है। रुपीस और का कुछ। जी। देखिए, बजट के बाद से ही जो रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस का क्षेत्र है, और कई पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उनमें एक गिरावट हम देख रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने बहुत ही अच्छे स्तर पे खरीदारी की हुई है, तो चलिए आपको एक लॉन्गर टर्म का व्यू देते हैं। तो सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। BHEL 63 रुपये 80 पैसे पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें BHEL में, तो लगभग 9.5% से ज़्यादा ये टूट चुका है स्टॉक का। पिछले एक महीने में 13.5% गिर चुका है। और 6 महीने में जो एक गेन है वो उस गेन को मतलब इस तरह के स्टॉक के लिए उसको गेन नहीं कहा जाएगा, 0.25% का ही गेन है। तो बताइए क्या करना चाहिए? ये जो अच्छा खासा मुनाफा है, क्या किसी और उछाल का इंतजार करके वहां से निकल जाना बेहतर है? और अगर निकल जाएं तो फिर इसी रेंज में और इसी बाकी कौन सा जो स्टॉक है वो आपको बेहतर लगता है? नमस्कार जी, थैंक यू अपने शो पर बुलाने के लिए। देखिए, मैं मनोज जी से ये कहना चाहूंगा कि जो पीएसयू स्टॉक्स में हमने रैली देखी वो काफी ही स्टीप थी। नो डाउट कि भेल में थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी हुआ है, लेकिन अभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है और काफी अच्छा री रेटिंग हुआ है। मुझे लगता है कि जो फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से प्राइस में आ गए हैं, काफी अच्छे से बेक्ड इन है। इन्होंने तकरीबन 66 रुपए का इन्होंने खरीदा है, जैसे इन्होंने बताया। अभी स्टॉक 250 से ऊपर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यहाँ से मार्केट भी थोड़ा मंदा दिख रहा है और पीएसयू स्टॉक्स में भी थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। अगर बड़ी मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी जो गिरावट है वो गहराई देती है, तो हमें तो देखने को मिलेगा कि पीएसयू स्टॉक्स में और ज्यादा सेलिंग बन सकती है। जो क्षेत्र यहाँ पर अच्छे लगते हैं वो मुझे लगते हैं यूटिलिटीज, एफएमसीजी, फार्मा। इन तीनों क्षेत्रों में आप यहाँ से पैसा निकाल के डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ से पैसे निकालने के बाद आप जैसे SJVN या JSW एनर्जी कंपनी का चयन कर सकते हैं, वो भी गिरावट पर। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुरादाबाद से रवि भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आपका? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। बताइए किस स्टॉक पे आपने खरीदारी कर रखी है? मेरे पास HDFC बैंक के 160 शेयर हैं 1399 के रेट पे। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा इस शेयर के विषय में? चलिए, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका 1399। ठीक है, सौरभ के पास ही मैं आऊँगी। सौरभ, इनकी बाइंग प्राइस 1399 है, अच्छी बाइंग प्राइस है। अब बताइएगा, लंबा नज़रिया 1 साल का समय तो ये दे ही सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अनडाउटली इन्होंने एक बहुत बड़े बैंक का चयन किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि HDFC विलय के बाद अभी जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 क्वार्टर लग जाएंगे चीजों को लाइन पर आने के लिए। जैसे मैनेजमेंट भाव रखता है कि उनको कासा अपना ठीक करना है, अभी लोन ग्रोथ के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ओवरऑल एक बैंकिंग क्षेत्र पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार ऐसा मान रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट ब्याज दर घटेंगे तो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर भी प्रेशर आएगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर ये इसमें से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि HDFC बैंक की कुछ अपनी निजी भी परेशानियां चल रही हैं। अगर बैंकिंग क्षेत्र में पैसा रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ज्यादा बढ़िया चॉइसेस हैं। और अन्यथा अगर दूसरे क्षेत्र में पैसा डालना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने भी बताया, यूटिलिटी क्षेत्र में JSW एनर्जी, SJVN, और फार्मा क्षेत्र में नेटको फार्मा जैसी कंपनी का भी ये बारे में सोच सकते हैं निवेश के लिए। तो आपको और भी विकल्प खासतौर पे फार्मा क्षेत्र के सौरभ जी ने दिए, जहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक दर्शक है हमारे उड़ीसा से, बहरामपुर उड़ीसा से, नाम है इनका संतोष कुमार डाकुआ, और अडानी पोर्ट्स पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1462 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है, और इनके पास 97 शेयर हैं अडानी पोर्ट्स के। बताएं सौरभ, क्या राय बनती है अडानी पोर्ट्स पे? 1462 की इनकी खरीद है, और इनका नजरिया भी इन्होंने लिखा हुआ है 6 महीने का। देखिए, नजरिया इन्हें थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। 6 महीने के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जब हम निवेश की बात करते हैं तो एक साल से ज्यादा की बात करते हैं। अदानी पोर्ट एक अच्छी कंपनी का इन्होंने चयन किया है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के लिहाज से ठीक है, और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक गिर भी सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं। निवेश की जो समय सीमा है उसको बढ़ा लीजिए और बने रहें।
चलिए, निवेश की समय सीमा आपको बढ़ाने की सलाह दी जा रही है और रुके रहने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। बहरहाल हमारे साथ महाराष्ट्र से संग्राम जगताप फोन लाइन पर है। नमस्कार संग्राम। संग्राम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास रिलायंस है। रिलायंस ने अभी हाल ही में बोनस देने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। राइट। तो उसके रिगार्डिंग मुझे पूछना था कि रिकॉर्ड डेट के बाद का परचेस होगा तो शेयर के वैल्यू पे कुछ असर होगा क्या, और या लॉस वगैरह होगा क्या, ये मेरा डाउट था। ओके। वो पूछना था। अगर मुझे बोनस शेयर नहीं मिलेगा हाँ। तो मेरा जो होल्डिंग है उस पे क्या असर होगा? ऑलराइट, मेरे ख्याल से तेजस, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ इसके जवाब के लिए? देखिए, जैसे कि बोनस सर डिक्लेयर हुआ है तो कोई बड़ा वो नहीं होगा, प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। और अभी जो करीबन 3,000 के करीबन चल रहा है, 1:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर हुआ, तो उनको जो शेयर्स है वो डबल हो जाएंगे और प्राइस इसका आधा हो सकता है, करीबन 1,500 के करीबन। तो बोनस डिक्लेयर होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, ओनली प्राइस एडजस्टमेंट होता है इसमें। और अगर स्टॉक में टेक्निकल लेवल की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 2850 के करीबन काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक ये स्टॉक 2850 के ऊपर होल्ड करता है, मुझे तो स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर डिप आता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है लंबे अवसर के निवेश के लिए। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको रिलायंस पर मिलती हुई। विभा हमारी दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पहुंचाया है। विप्रो पे राय जानना चाहती है। 1100 शेयर इनके पास हैं, 600 के भाव पे इन्होंने विप्रो में खरीदारी की हुई है और फिलहाल हम देखें तो अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। आईटी काउंटर्स में एक अच्छी रैली हमने पिछले दिनों देखी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में तमाम आईटी पॉकेट्स गए। ग्लोबल संकेतों की वजह से दबाव जो था वो आईटी काउंटर्स पर नजर आया। विप्रो पे वो दबाव ज़्यादा हमें दिखता हुआ नजर आया। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए विप्रो में? 600 की खरीद है इनकी। देखिए, आईटी एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है हमें, और मुझे लग रहा है कि जब ये फेड रेट कट भी अगर आएगा तो आईटी सेक्टर को थोड़ा सपोर्टिव रहेगा। और विप्रो की बात करें तो विप्रो का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी काफी अच्छा है। नीचे से स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है और जो अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 490 का। जब तक स्टॉक 490 के ऊपर होल्ड करता है, मुझे तो स्टॉक में कोई मेजर पैनिक लग नहीं रहा है। ऊपर में जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है 5, वो करीबन 542 के करीबन है। अगर वो सरपास करता है तो मुझे लगता है इनका भाव भी आ सकता है। ऑलराइट, हमारे साथ यूट्यूब के भी कुछ दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं और कमल का सवाल मैं लूंगी। टाटा पावर 1 महीने से ये डाउन चल रहा है, इसमें अब इनको क्या रणनीति बनानी चाहिए? मेरे पास इनकी बाइंग प्राइस नहीं है क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं की है। सौरभ, फिलहाल किसी ने टाटा पावर में पोजीशन बना रखी हो तो फिर आप कितना रुकने का इनको सजेशन देंगे? देखिए, सवाल से ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, छोटी अवधि का इनका उद्देश्य है। ओवरऑल बाजारों में प्रेशर है तो मैं समझता हूँ कि यूटिलिटीज में टाटा पावर पे भी प्रेशर है। शेयर वैसे ऑलमोस्ट प्राइस टू परफेक्शन है। यूटिलिटी क्षेत्र में जो हमें स्टॉक अच्छे लगते हैं वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी है। अगर आप इसमें से निकलना चाहें तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें से निकल के पैसे को शिफ्ट कर लें। अब ले आते हैं आपके लिए हम ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो ऑप्शंस की रणनीति आज है आईटी क्षेत्र से टीसीएस स्टॉक का चुनाव किया है। तो टीसीएस का ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है और एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कम 100 से 150 पॉइंट्स चल सकता है। तो उसके चलते वेनिला कॉल आपको बाय करनी है सितंबर एक्सपायरी की 4500 की स्ट्राइक, जो करीबन 70 के आसपास के प्रीमियम पे चल रही है। इस पे आपका पहला टारगेट बनेगा 215 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 242
और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 39 का। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल 9,700 का है और ये स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क 5,200 का है। अक्षय जी, आपका इस अहम रणनीति के लिए तो टीसीएस की 4500 की कॉल आपको खरीदनी है सितंबर सीरीज की। प्लेन वैलिना कॉल 70 से 71 रुपए के लेवल पे। लक्ष्य पहला जो है वो 215 का, दूसरा लक्ष्य 242 का। स्टॉप लॉस यहां पर आपको 39 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 9,700 तक का और अधिकतम नुकसान 5,200 तक का नजर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि जो फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग है उसमें 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और इसके साथ ही पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्हाट्सएप का सवाल लेते हैं विधान का। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 102 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब मैं देख पा रहा हूं कि पिछले साल कमोबेश इसी वक्त के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और उस वक्त से बने हुए हैं। मुनाफा यहाँ पर होता हुआ उनको, और 102 रुपए का बहुत ही शानदार लेवल एससीआई में एंट्री का। हालांकि उन्होंने कोई नज़रिया आगे का नहीं दिया है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया मान के चल रहा हूँ। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसा लग रहा है आपको? यहाँ से इन्होंने 102 रुपए पे खरीदारी की हुई है। देखिए, अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर ये स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है। बट इनका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जो इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, लास्ट 2-3 साल से होल्ड कर रहा है, तो वो जो स्तर है वो करीबन 230 के करीबन है। तो 230 के स्टॉप लॉस से वो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर 230 का लेवल जब तक ये होल्ड करता है, मुझे लग रहा है स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा अगले 6 से 12 महीने के हिसाब से। और इसमें इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य रहेगा 280 का, और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है 305 तक भी लेवल दिखा सकता है स्टॉक। तो 230 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। एससीआई में आपको 230 के लेवल तक बने रहने की सलाह, और झटपट हम थोड़ी सी रिकवरी बाजार में आती हुई देख रहे हैं। निफ्टी जो है वो लोअर लेवल से लगभग 160 पॉइंट्स उधरता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में लगभग 450 अंकों की रिकवरी आती हुई थोड़ी सी अब दिखाई दे रही है। तो 24,900 के पार जाने की कोशिश जो कि निफ्टी यहाँ पर करता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यूट्यूब के दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर किशन मच्छी हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, उनका सवाल है। और सौरभ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 65 पर लिया हुआ है और ये कह रहे हैं 1 से 2 साल तक ये जो है रह सकते हैं इसमें। देखिए, पीएसयू में कविता जी ये बहुत ही अच्छा बैंक है। नंबर्स की बात करें तो बैंक के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, कासा रेशियो बहुत अच्छा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे हैं। ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र पे प्रेशर है क्योंकि, लेकिन इनका नजरिया जो है लंबी अवधि का है, 2 साल का है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं। पोटेंशियल काफी अच्छा है, आप इसमें बिल्कुल होल्ड रहें। तो पोटेंशियल है इस बैंक में, इसलिए आपको बने रहने की सलाह लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से। वैदेही का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पे आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। जेएसडब्ल्यू स्टील पे राय जानना चाहती है। 953 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है ये स्टॉक का। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिस पर राय जानना चाहती हैं और यह है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इन्होंने 1074 के भाव पे खरीदारी की हुई है। दोनों क्वालिटी स्टॉक्स में इन्होंने एंट्री की हुई है। हालांकि दोनों ही परचेजिंग जो है वो ऐसी है कि उसके आसपास ही फिलहाल भाव है। नजरिया इन्होंने नहीं दिया है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जरा इन दोनों नजरिए से बताइए, टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील। भाव मैं बता दूं, टाटा मोटर्स 1074 के भाव पे खरीदारी हुई है और 953 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है दोनों स्टॉक्स का। मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दूंगा जो करीबन 903 के करीबन बैठ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में। जब तक ये स्टॉक 903 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस पॉजिटिव है। स्टॉक अभी उसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। जो रेजिस्टेंस है स्टॉक में वो करीबन 955 के ऊपर है, और अगर वो सरपास होता है तो हम 970 तक के भी लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 903। और टाटा मोटर्स की भी बात करें तो टाटा मोटर्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है।
कल फ्राइडे के सत्र में हमने थोड़ा देखा कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर था, बट इसका जो इंटरमीडिएट स्विंग लो है वो करीबन 1008 के करीबन है, तो 1008 का इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा स्टॉक में। जब तक 1008 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक का इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है 1070 के करीबन। 1070 के करीब इमीडिएट रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स में फिलहाल होल्ड करने की सलाह तेजस की तरफ से। व्हाट्सएप पर मानिया का सवाल लेंगे, हिमाचल से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। सौरभ, हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने बाइंग कर रखी है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी लंबी है। देखिए 590 पर ये बता रही हैं कि इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है। अब पूरा हमने देखा है कि OFS यहाँ पर जिस तरह से नरमी आ रही है कीमतों में, क्या इनको और रुकना चाहिए? देखिए, मेरी सलाह यहाँ पर ये रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियां चल रही हैं, चाइना का डेटा आ रहा है या फिर यूएस की सॉफ्टनेस को देख रहे हैं हम, तो जितनी भी कमोडिटीज हैं वो काफी प्रेशर चल रहा है। कॉपर 1 साल के लो पे चल रहा है, आयरन और 1 साल के लो पे चल रहा है। इसका तकरीबन सभी मेटल्स पे प्रेशर है, इनफैक्ट सिल्वर में भी प्रेशर है। मैं समझता नहीं कि अभी जल्दी से कुछ होने वाला है। इनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हराइजन है उसको लंबा रखना पड़ेगा, एवरेज ना करें और बने रहें। ऑलराइट, ये सलाह आ रही है हिंदुस्तान जिंक काउंटर पर।